राव साहब, ये पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है ख़ासतौर पर सियासी, ये तकरीबन आप समझ लें कि हर वक्त ज़ेर बहस रहता है। हुकूमत कहती है हम बड़े इक़दामात कर रहे हैं और फिर उसके फिगर्स भी वो पेश करते हैं कि देखें हमने ये कर लिया, ये अचीव कर लिया। लेकिन हुकूमत ये भी कहती है कि अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आने की वजह अपोजिशन है, और इस वक्त की हुकूमत ये मानती है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। फिर वो कहते हैं कि ये इंतशारी भी हैं, इस इंतशार को रोकने के लिए अगर वो कोई 26वीं तरमीम लाते हैं या कुछ और तब्दीलियां लाते हैं तो फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। देखिए, एक बुनियादी सवाल मैं भी कर देता हूँ। क्या बयान देने से इंतशार फैलता है? अपोजिशन के पास तो बयान देने के इख्तियारात हैं, या एहतजाज कर लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो आप करने नहीं देते उनको। एहतजाज का ऐलान भी नहीं करते तो छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बात यह है कि अगर आप हुकूमत में हैं, आपके इख्तियार में हर चीज़ है, आप अगर उन इख्तियारात के तहत सारी स्टेट मशीनरी के साथ कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप बयानात से वो कितना कुछ कर सकता है बंदा, जिसके इख्तियार में कुछ नहीं है, जेल में पड़ा है बंदा। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही ना वो कह ले कि हुए बदरा बहाना बसियार जो कहा जाता है। मैं आपको रिसेंट हिस्ट्री की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान से भी बुरी सूरत हाल में अर्जेंटाइन था आज से 3 साल पहले। आप उसके सारे उठा के देख लें, इकॉनमी देख लें, पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, उनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, बाकी प्रेशर्स वहाँ पे देख लें। उनके यहाँ एक बंदा आया, हावियर मिली, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, मैंडेट लेके आया। नंबर 1, उसके मैंडेट का एहतराम किया गया और उसने अपनी पॉलिसीज़ बनाए। अब 3 साल बाद अर्जेंटीना की सूरत हाल क्या है? वो सरप्लस में चला गया उसका बजट, जो पाकिस्तान से भी बुरी हालत में था। उसने टैक्स आधा कर दिया लोगों के ऊपर। उसके बाद इतनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसने की हैं और प्रूडेंट पॉलिसीज़ लेके आया। वो इकोनॉमिस्ट है बुनियादी तौर पे, और उसने बिल्कुल एक डिफरेंट तजर्बा किया। मैंने उसके थोड़ी सी स्टडी की है। उसने इंटरनेशनल बहुत से मॉडल्स स्टडी किए। फिर ऑस्ट्रिया के कोई राइटर थे, उनकी किताबें कथा साथ मैंने पढ़ी। उसमें मैंने देखा कि जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये इकॉनमी वगैरह सारी, ये तो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। तो वो तो बात ही और करते हैं। कहता मैंने उस पर गया और मैंने ये सारा कुछ कर लिया। तो मकसद ये है कि जब आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, मैंडेट के साथ हो, अवाम की सपोर्ट पीछे हो और आप सही पॉलिसीज बनाएं। अच्छा राव साहब, यहाँ पे एक सवाल ये है कि पॉलिसीज बनाई जाए, जो बुनियादी मसाइल हैं ऑपोजिशन उसका हल तो नहीं बताती। ऑपोजिशन के तो अपने मसाइल हैं कि हमारा लीडर जेल में है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बुनियादी मसाइल पे तो वो भी पॉलिसी नहीं बताते कि ये कर लें तो बेहतर हो जाएगा। ना बुनियादी मसाइल पर एहतजाज करते हैं। क्यों बताएंगे जी? आप उनको उनकी हुकूमत उल्टा के आए हैं तो वो आपको मदद करेंगे जी। आप कामयाब चले। वो तो कहते हैं हमारा मैंडेट भी चोरी हुआ है, वो आपकी मदद क्यों करेंगे? बात यह है कि आप हुकूमत में हैं, आपका काम है। हैवियर मिली की अपोजिशन ने मदद नहीं की, उसने खुद अपनी मदद की। उसने एक नेक नियति के साथ अपने मुल्क की दर्द रखते हुए, अपने लोगों का दर्द रखते हुए ऐसी पॉलिसीज बनाई और उनको इम्प्लीमेंट किया सारी मुखालफत के बावजूद, और वो कामयाब हो गया। अब उसको अपोजिशन हटा के, जितना मर्जी तगड़ा बयानिया हो अपोजिशन का, उसको हटा के दिखाएं। अब वो इतना तरीके से आया। बात बुनियादी तौर पे है, हुकूमत की जो रेट है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं होती। हुकूमत की रेट ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर पे भी होती है, ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग पे भी होती है, कानून की अमलदारी के हवाले से भी होती है, टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी होती है, सनती तरक्की के लिए पॉलिसियाँ बनाना, तालीम और सेहत को बेहतर बनाना ताकि आवाम मुतमईन हो, इस किस्म की पॉलिसीज़ लेके आना, रोज़गार के मौके फराहम करना, सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल पैदा करना। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते तो फिर यही होगा। अपोजिशन का तो काम है, उसने तो धमा चौकड़ी मचानी है, उसने एहतजाज भी करना है। अभी वो अलायंस बनाने जा रहे हैं, फरवरी के आखिरी हफ्ते सुना है कि वो कोई फाइनल मीटिंग होने जा रही है उसके हवाले से, और शायद बन भी जाए वो अलायंस। और रमज़ान नहीं तो रमज़ान के बाद वो कुछ ना कुछ तहरीक वगैरह या एहतजाज की एक नई सूरत लेके आएंगे। मुझे समझ नहीं आती हुकूमत अपनी जगह पे, लेकिन 2 बड़े हमारे यहाँ अगर स्टेट्समैन कहा जाए तो गलत ही होगा, जितना सियासी तजर्बा उनका है, मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, वो सियासी माहौल को ठंडा क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं आते मैदान में? वो क्यों नहीं मामलात को अपोजिशन के साथ बैठ के बात करते? फजलुर रहमान से शहबाज शरीफ साहब सिर्फ उस वक्त मिलने जाते हैं जब पीटीआई के साथ वो हाथ मिलाने के लिए तैयार होते हैं, अदरवाइज फजलुर रहमान साहब को पूछता कोई नहीं। ठीक है। तो बात यह है कि आप भी सियासी माहौल को ठीक करने की आपके भी कोई कोशिश नहीं है। आप भी कहते हैं अच्छा ठीक है, रगड़ा लग रहा है, लगता रहे। और हुकूमत का सबसे
बड़ा एडवांटेज हुकूमत ये समझती है कि जो कुछ भी अपोजिशन के साथ हो रहा है उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं आ रहा, वो बिल्कुल नाते धोते बैठे हैं साइड पे होके, इल्ज़ाम जो है वो दूसरी फोर्सेस पे जा रहा है सारा। तो ये भी बहुत एक सोचने की बात है कि ये मामलात आखिर कहाँ तक ऐसे चलेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो इसी तरह से घसीट के चलती रहे और आखिर एक दिन धड़ाम हो जाए, क्योंकि इस तरह से मामला ज़्यादा देर चल नहीं सकते जब तक मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, सियासी हालात ठीक नहीं होंगे। माशी हालात तो दावे कर ले आप, अगर इश्तिहारों से ठीक होते हैं तो पता नहीं कब के ठीक हो चुके होते, लेकिन इश्तिहारों से मामला ठीक नहीं होते, पॉलिसी से ठीक होते हैं। मैंने अर्जेंटाइन की मिसाल दी है। ठीक है, दुनिया की मिसालें मौजूद है, आपने कोई पहिया ईजाद नहीं करना, आपने सिर्फ खुलूस दिखाना है और नेकनियती दिखानी है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है। राव साहब, ये जो मुलाकात हुई है IMF की वफ्द की चीफ जस्टिस से, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि नए अहदाफ क्या दिए होंगे, क्या टारगेट होगा, या ये मुलाकात क्यों ज़रूरी रही करनी IMF को, या उसने क्यों ज़रूरी समझी, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो बुनियादी फैक्ट जो है इसमें वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। बुनियादी फैक्ट ये है कि अभी जो आपने ट्रांश ली IMF से, उस पर जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उस पर इस वफद की दौरा भी शामिल था। इसने सितंबर में आना था, लेकिन ये लेट आया है 4-5 महीने। वजूहत हो सकती है, उनकी अपनी वजूहत हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो जो IMF की ट्रांच की अप्रूवल से पहले से डिसाइडेड था कि इन्होंने विजिट करना है। और इस वफद का मकसद क्या है? ये आया है आपका गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जी ठीक है जी, आपकी गवर्नेंस कैसी है ओवरऑल, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का आपने जिक्र किया, उनकी परफॉर्मेंस, पॉलिसी साजी आ जाती है उसमें, लॉ एंड ऑर्डर का भी इश्यूज आ जाते हैं उसमें, लेजिस्लेशन आ जाती है। फिर करप्शन में आपके एंटी करप्शन जितने भी इदारे हैं, अदालतों से लेके नैब तक सारे वो जो उसको डील करते हैं, एंटी करप्शन है, AGPR भी उसमें आ जाता है, उसमें आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आ जाती है, लॉ मिनिस्ट्री भी आ जाती है। इस तरह करके तकरीबन 19 महकमे हैं जिनका इन्होंने विजिट करना है। फिर डायग्नोस्टिक में जो है, डायग्नोस्टिक में ये है कि जो करप्शन है या करप्शन के केसेस हैं या एग्जीक्यूशन है उनकी, उसमें अदलिया का भी एक रोल आता है। और अदलिया के हवाले से पर्टिकुलरली ये लिखा हुआ है इनके मैंडेट में कि द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उनका तरीक़ाकार, और इंटेग्रिटी ऑफ द कोर्ट एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। अब ये इस चीज़ों पे इन्होंने बात करनी थी, तो उसके लिए सबसे मुनासिब लोग कौन हो सकते थे? वकला आज मिले हैं, वकला के वफद से मिले हैं। फिर जुडिशरी और जुडिशल कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरी जुडिशरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमने एग्री नहीं की हुई थी और उन्होंने आगे को डंडे से ज़बरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आके हमसे करवा लिया। हमने एग्री किया हुआ था, उसी के मुताबिक सारी मुलाकातें शेड्यूल हुई हैं, उसी के मुताबिक डिस्कशन हुई है। ये इमरान खान वाला शोशा ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पे कोई बात करेंगे, ना उनको ज़रूरत है इस पे बात करने की, क्योंकि वो पाकिस्तान तरीके साहब ने भी एक डोजियर दे दिया है ना IMF का जो जी, वो जाहिर है वो ऑलरेडी आपको पता है IMF के पाकिस्तान में जब स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ था पहले, और ये जो हुआ है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हुई है, IFF हुई है, ये दोनों की दफ़ा IMF का वफद इमरान खान से मिला है, PTI से मिला है। उनके साथ मिलके उसके बाद उन्होंने एग्री किया इनके साथ। तो वो जो रेगुलर उनके आते हैं डेलीगेशंस, वो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का अगरचे पहला दौरा है, लेकिन ये ऐसे मुल्कों में जहाँ पे उनके अपने पैसे डूबने का खदशा होता है और उसमें वो देखते हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, उसमें करप्शन है बहुत ज़्यादा और प्रॉपरली कोर्ट्स प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो वो करते हैं। 1-2 और मुल्कों को भी उन्होंने असेसमेंट की हुई है और ये जुलाई में उन्होंने रिपोर्ट देनी है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। इसमें सिर्फ इस्लाहात पर अमल दरामद जो है उसके हद तक बात दूसरा वफद करता है, लेकिन जो बाकी मामलात हैं कि उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने में आ रही है, वो समझते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो शायद नहीं हो रहा, करप्शन के जो इदारे हैं, रैम्पेंट करप्शन है, उसको रोका नहीं जा रहा, इसलिए लीकेजेस बहुत है। टैक्स कलेक्शन के इश्यूज अपनी जगह पे, लेकिन लीकेजेस इतनी है कि अगर आप कर भी लें टैक्स कलेक्ट तो आप उसको संभाल नहीं सकते। तो ये सारे मामला ऐसे हैं, लेकिन इत्तफाक है कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब जजों की अपॉइंटमेंट में कंट्रोवर्सी बनी हुई है और 26वीं तरमीम के बाद अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो है वो सबसे, यानी तवाज़ुन जो है वो इंतज़ामिया के हाथ पे चला गया, एग्जीक्यूटिव के पास चला गया अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो
अगरचे बज़ाहिर इस सारी रिपोर्ट वोट जो भी बनाएंगे ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। मैंने पिछले हफ्ते प्रोग्राम में कहा था कि ये लैंड माइंस बिछा रहा है IMF। आपके बहुत से इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, जैसे अभी चाइना का आपका दौरा हुआ है या अमेरिका की तरफ से प्रेशर की वजह से आप अपना रीजनल अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये लैंड माइंस उस वक्त फोड़ेंगे जब वो देखेंगे कि अमेरिका के हाथ से निकलने की कोशिश आप कर रहे हैं या वो यूरोप के हाथ से या वेस्ट को आप उस तरह से इग्नोर कर रहे हैं और आप चाइना की तरफ या रशिया की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होता जा रहा है। ये सिर्फ ना पेशबंदी हो रही है और ये अभी इसका ख़तरा बज़ाहिर को ख़तरा नज़र नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये डेंजरस उस वक्त होगा जब वो देखेंगे आप इंटरनेशनली उनके किसी काम नहीं आ रहे, तो उस वक्त वो आपको यकीनन वो उन लैंड माइंस को फिर ब्लास्ट करना शुरू करेंगे, जिससे पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे। इसलिए हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हवाले से भी हमें बड़ा प्रूडेंटली आगे बढ़ना चाहिए। मैं पहले इससे भी मैंने कहा है हम पॉलिसी बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट हमने करनी है। अगर हम वो ठीक तरीके से करेंगे, हाँ जी ठीक तरीके से करेंगे तो कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी रिपोर्टें बनती रहे। अगर हम अपनी गलती पे होंगे तो फिर हमें भुगतना पड़ेगा।